गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट कंटिन्यू। वीबीडी सिद्धांत में हमने लास्ट में वीबीडी सिद्धांत की अभिधारणाएं और साथ में हमारे पास में इनके स्थायित्व की हमने एक सिद्धांत की व्याख्या कर ली थी, वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत। आज का नेक्स्ट टॉपिक इसी में सेकेंड सिद्धांत है पाई बॉन्ड थ्योरी या बैक बॉन्डिंग थ्योरी, यानी कि पाई बंधन सिद्धांत, पाई बंधन सिद्धांत या पश्च बंधन सिद्धांत, पश्च बंधन सिद्धांत क्या होता है वो देखते हैं। पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी हमारे पास में वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत है, उससे मिलता जुलता ही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जब सेंट्रल मेटल आयन वापस अपने बढ़े हुए चार्ज को बैलेंस करता है, उस कंडीशन में यह हमारे पास में लिगेंड के साथ में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है, लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है और डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, तो उस स्थिति में सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर ऋणावेश में वृद्धि होती है, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन ऋणावेशित हो जाता है। उस स्थिति में सेंट्रल मेटल आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेंट्रल मेटल आयन अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, बढ़े हुए आवेश को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है? जो बढ़ा हुआ आवेश है उसको लिगेंड के रिक्त कक्षक में डोनेट कर देता है। वापस कहाँ चला जाता है? हमारे पास में देखो, लिगेंड से कहाँ आया है? खाली डी कक्षक में आया है। जो बढ़ा हुआ आवेश है उस आवेश को वापस, यानी कि धातु आयन के जो भरे हुए कक्षक हैं और लिगेंड के खाली कक्षक हैं, उनमें हमारे पास में ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग होने के पश्चात वहाँ पे बैक बॉन्ड होता है, यानी कि हमारे पास में पहले लिगेंड से मेटल की ओर था, अब मेटल से वापस लिगेंड की ओर है, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कहते हैं, पश्च बंधन सिद्धांत कहते हैं। जब हमारे पास में बैक बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड थ्योरी या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। डिटेल से देखें तो देखो, संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षक में लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके उप सहसंयोजक बंध का, उप सहसंयोजक बंध, इसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, बंध का निर्माण करता है। तो सेंट्रल मेटल आयन पर आवेश घनत्व या ऋणावेश, सेंट्रल मेटल आयन पर आवेश घनत्व या ऋणावेश की वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में सेंट्रल मेटल आयन की स्थायित्व, सेंट्रल मेटल आयन के स्थायित्व में
कमी होती है, सेंट्रल मेटल आयन के स्थायित्व में कमी होती है। सेंट्रल मेटल आयन अपना आवेश एवं स्थायित्व को संतुलित करने के लिए सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक सेंट्रल मेटल आयन के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणु या लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जिससे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है और सेंट्रल मेटल आयन उदासीन हो जाता है। ठीक है, पाई बॉन्ड के निर्माण की प्रक्रिया को पाई बॉन्ड थ्योरी या फॉर्मेशन कहते हैं। साथ में हमारे पास में पहले क्या हो रहा था, लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा था सेंट्रल मेटल आयन को। अब क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। अब हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगेंड के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं तथा सेंट्रल मेटल आयन से इलेक्ट्रॉनों का लिगेंड की ओर विस्थापन बैक बॉन्डिंग थ्योरी कहलाता है। इसे कहते हैं पाई बॉन्ड थ्योरी या पश्च बंधन सिद्धांत। ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, ये हमारे पास में लिगेंड है। पहले हमारे पास में क्या होता है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की ओर लोन पेयर डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। अब मेटल वापस लिगेंड की ओर इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है, वहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इसमें हम एग्जाम्पल बात कर सकते हैं NiCO4 जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी बात कर सकते हैं, या इस उदाहरण की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। दोबारा देखें, पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्ड थ्योरी। संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षक में लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करके, सेंट्रल मेटल आयन के जो खाली कक्षक हैं उनमें लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करके उपसहसुत बंध या सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। सेंट्रल मेटल आयन पे आपके पास में क्या होगा, आवेश घनत्व बढ़ेगा। भैया आपके पास में लोन पेयर ग्रहण करेगा तो आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़े हुए आवेश बढ़ेगा, या कैसा होगा, उसके ऋणावेश में वृद्धि होगी, और ऋणावेश बढ़ेगा तो उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस स्थिति में सेंट्रल मेटल आयन का स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। सेंट्रल मेटल आयन अपना आवेश व स्थायित्व को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल मेटल आयन के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणु या लिगेंड के खाली कक्षकों के साथ, रिक्त कक्षकों के साथ
क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और जिसे बैक बॉन्डिंग होती है, जिसके बाद में पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसको हम पाई बॉन्ड थ्योरी या बैक बॉन्ड थ्योरी कह सकते हैं। पाई बॉन्ड थ्योरी या बैक बॉन्ड थ्योरी को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझें तो देखो, NiCO4 निकल यहाँ पे 28 3D8 4S2 पोजिशन में यहाँ पे क्या है, ये अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास में, सबसे पहले हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन जो निकिल है, सेंट्रल मेटल आयन निकिल के साथ में, ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है। सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो हमारे पास में लिगेंड है, वो लिगेंड इसके खाली कक्षकों के साथ में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, ये हमारे पास में भरे हुए कक्षक यानी उनके पास में लिगेंड है, वो अपने लोन पे इसको डोनेट करेगा। लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करने के बाद में वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और सिग्मा बॉन्ड बनने के साथ में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यदि हमारे पास में बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या होगा, निकिल, जो निकिल परमाणु है अपने बढ़े हुए आवेश को, जो हमारे पास में कार्बोनिल लिगेंड है जिसमें कार्बन के रिक्त pZ कक्षक के साथ, यानी कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, निकल के जो भरे हुए कक्षक सेंट्रल मेटल आयन के जो लिगेंड है, लिगेंड हमारे पास में कौन सा, कार्बोनिल में जो कार्बन परमाणु है उसके जो रिक्त pZ कक्षक है उनके साथ में क्या करता है, ये ओवरलैपिंग करता है। और ओवरलैपिंग करने के पश्चात यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको हम NiCO4 की सहायता से समझ सकते हैं। दोबारा हम देखें कि ये वाला एग्जांपल NiCO4 है, इसमें क्या होता है, निकिल जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन क्या करेगा, सबसे पहले हमारे पास में उनको खाली कक्षक अवेलेबल करवाएगा। अब खाली कक्षक अवेलेबल होने पर जो लिगेंड है कार्बोनिल, वो अपने लोन पेयर वहाँ पे डोनेट करेगा, और डोनेट करने पर वहाँ पे उप सहसंयोजक बंध का या सिग्मा बॉन्ड का वहाँ पे निर्माण कर लेगा। उस कंडीशन में हमारे पास में लिगेंड के लोन पेयर और सेंट्रल मेटल आयन के खाली कक्षक उनमें बॉन्डिंग हो गई, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का वहाँ पे निर्माण हो जाता है। वापस क्या होता है, वापस जो सेंट्रल मेटल आयन निकिल के जो भरे हुए कक्षक हैं, जो हमारे कार्बोनिल का जो कार्बन है, कार्बन के जो रिक्त pZ कक्षक है उनके साथ में क्या करता है, वो ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग करने पर हमारे पास में बैक बॉन्डिंग होती है, यानी कि मेटल से लिगेंड की और बैक बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है और वहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसे हम बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट हम VBT सिद्धांत के आधार पर हमको एक एग्जाम्पल लेंगे। उस एग्जाम्पल में हम किस प्रकार संकर्ण निकालते हैं, उसकी ज्यामिति कैसी है, उसका बंध कोण कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, आंतरिक कक्षक संकुल है, वो सभी हम डिटेल से एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। नेक्स्ट है VBT सिद्धांत के आधार पर, VBT सिद्धांत के आधार पर, VBT सिद्धांत के आधार पर, VBT सिद्धांत के आधार पर निम्न संकुल यौगिकों के संकरण, बंध कोण, ज्यामिति की व्याख्या। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेते हैं
जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है K4 FeCN6। इस संकुल यौगिक में ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, ये हमारे पास में लिगेंड है, ये हमारे पास में आयनिक मंडल है और ये हमारे पास में धनात्मक प्रति आयन है। सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल आयन का निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। 4 + x - 6 = 0, x = 2, यानी कि यहाँ पे Fe+2 है। सबसे पहले Fe 26 Fe उदासीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑर्गन 18 3d6 4s2 4p0 और 4d0। 3d6 4s2 4p0 4d0। फिर आगे है Fe+2 आयन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या होगा? ऑर्गन 18 3d6 4s0 4p0 और 4d0, यानी कि डी कक्षक में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। एस कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पी भी हमारे पास में क्या है? खाली है। और डी भी हमारे पास में क्या है? खाली है। ये हमारे पास में 3d 4s 4p और 4d0। ठीक है। अब यहाँ पे समन्वय संख्या देखो, हम यहाँ पे लिख देंगे समन्वय संख्या कितनी है? यहाँ पे 6 है। समन्वय संख्या 6 है। ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे कितनी है? 2 है। समन्वय संख्या 6 होती है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ लिगेंड है उसको खाली 6 कक्षक चाहिए जिनमें अपने वो लोन पेयर डोनेट कर सके। अब हमारे को 6 कक्षक खाली चाहिए संकरण के लिए। अब संकरण में 6 कक्षक खाली करवाने के लिए डिपेंड करता है हमारे पास में 6 खाली कक्षक कैसे होंगे। देखो आगे लिखेंगे इस संकुल यौगिक यानी कि K4 FeCN6 इस संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन Fe के साथ जुड़े लिगेंड परबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। परबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं जिसके कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है जिसके कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। तो Fe+2 आयन का परबल क्षेत्र लिगेंड Cn- की उपस्थिति में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब संकरण के लिए हमें 6 कक्षक चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास में संकरित कक्षक होंगे D2sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, ये 3 हमारे पास में भरे हुए कक्षक हैं। ये 3 हमारे पास में भरे हुए कक्षक हैं और इन 6 कक्षक में Cn माइनस अपने लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये सेंट्रल मेटल आयन के डोनेट करेगा तो हमारे पास में क्या ज्योमेट्री बनेगी? देखो, सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास में क्या है? Fe है और ये हमारे पास में लिगेंड है Cn माइनस और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखे हम संकरण D2sp3 बंद कोण 90 डिग्री, ज्यामिति अष्टफलकीय और चुंबकीय गुणधर्म। अब देखो डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित अवस्था में हैं। परबल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में, बाद में हमारे पास में लिगेंड के प्रेजेंस में जब सेंट्रल मेटल आयन के सभी डी कक्षक युग्मित अवस्था में होते हैं तो वो कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है वो? प्रतिचुंबकीय। साथ में बता सकते हैं रंगीय प्रवृत्ति कैसा होगा? रंगहीन होगा। चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, इसका हम चुंबकीय आघूर्ण निकालें, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो यहाँ पे म्यू का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोर मैग्नेटॉन। और इसमें आंतरिक डी कक्षक काम में आ रहे हैं, आंतरिक डी कक्षक काम आ रही हैं ये, इसे कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, मुख्य रूप से हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम इन 3 की व्याख्या कर सकते हैं। चौथा बता सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, इसकी व्याख्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। दोबारा समझें, वीबीटी सिद्धांत के आधार पर निम्न संकुल यौगिकों में संकरण बंद कोण ज्यामिति की व्याख्या करनी है। हमारे पास में संकुल यौगिक था K4FeCN6। यहाँ पे जो Cn है, देखो Cn हमारे पास में यहाँ पे क्या है? एक परबल क्षेत्र लिगेंड है और परबल क्षेत्र लिगेंड में आप मुख्य रूप से याद रखना, देखो कार्बोनिल Cn माइनस NH3 एथिलीन डाईएमीन NO2 माइनस, ये 4 मुख्य रूप से हमारे पास में काम में आते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड में। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में हमारे पास में एक्वा है, हाइड्रोक्सो है, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, ये हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के रूप में होते हैं।
ये हमारे पास में संकुल यौगिक था। सबसे पहले हमने संकुल यौगिक में क्या निकाला, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। वो कितनी हमारे पास में आई है, हमारे पास में वो 2 आई है। सबसे पहले Fe उदासीन परमाणु, Fe 26 नंबर पे आता है। उदासीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 नंबर पे है, 3d6 4s2। केवल हमारे पास में 4 और 9 नहीं आता है, बाकी सब हम देख लेंगे। 26 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, ठीक है। Fe+2 आयन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पे कितनी है, +2 है। +2 लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, किसमें से, S कक्षक में से, 4s0, ठीक है। इस संकुल यौगिक में ये हमारे पास संकुल है सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो सेंट्रल मेटल आयन आपके पास में Fe है, इसके साथ में कैसा, ये परबल क्षेत्र लिगेंड। परबल क्षेत्र लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक हैं इनका पेयरिंग हो जाता है, युग्मन हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये युग्मित हो गई, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास में क्या हो गए, खाली होगी, 2 कक्षक। ये 2 खाली कक्षक D2, एक S और 3 P, 6 चाहिए हमारे को, 2 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 कक्षक में खाली चाहिए। जिन 6 कक्षक में जो हमारे पास में साइनो या साइनिडो जो लिगेंड है अपने लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सके, ठीक है। अपने लोन पेयर डोनेट करने से इनके साथ क्या बनेगा, उपसहसंयोजक बंधु का निर्माण करता है। जिस क्या करते हमारे पास में कैसा है, अष्टफलकीय है। ये हमारे पास में कैसा होगा, अष्टफलकीय हो जाएगा। जो बॉन्ड एंगल है सभी में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें प्रेजेंट होगा। हम इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, ये इसकी अष्टफलकीय ज्योमेट्री हो जाती है। संकरण D2sp3 संकरण है, बंध कोण हमारे पास में 90 डिग्री का है। ज्यामिति हमारे पास में अष्टफलकीय है। चुंबकीय गुणधर्म प्रतिचुंबी देखते हैं। यदि हमारे पास में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं तो होता है प्रतिचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय होगा तो वो कैसा होगा, रंगहीन होगा। और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो हम कह सकते हैं कैसा, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 0 हो जाता है। संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग लेने के कारण, ये हमारे पास में नाइहोम ने बताया था, ये वीबीटी सिद्धांत में नहीं है, हम केवल एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में केवल हमारे नॉलेज के लिए कि आंतरिक कक्षक संकुल क्यों कहलाता है, क्योंकि संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आपके पास में एन डी वाले कक्षक भाग लेते हैं, ये बार वाले डी भाग लेते हैं, उसे हम कहते हैं बाह्यतम डी कक्षक, बाह्यतम कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पे ही हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये होता F6 होता है, F6, ठीक है। F6 होगा तो ये हमारे पास में सामान्य संख्या 6 होगी, अवस्था भी यहाँ पे 2 हो जाएगी, ये भी हमारे पास सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे चेंज क्या होगा, देखो इस संकुल यौगिक में K4 Fe F6 सेंट्रल मेटल आयन Fe के साथ जुड़े लिगेंड कैसे हो गए, हमारे पास में Fe कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड वाला है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, जिसके कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, युग्मन नहीं होता है। अब युग्मन नहीं होगा तो क्या होगा, देखो Fe+2 आयन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड F- की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या होगा, देखो इसमें आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ये S कक्षक, ये P कक्षक और ये हमारे पास में D कक्षक है। ये हमारे पास में 3D 4S 4P और 4D। अब हमें 6 कक्षक चाहिए, इलेक्ट्रॉन यानी सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जुड़ा लिगेंड कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों का पेयर नहीं होगा। संकरण में 6 कक्षक चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6, S
P3D2 sp3d2। अब क्या होगा, ये 6 कक्षक ऐसे रहेंगे, और आगे वाले 6 कक्षक हैं उनके अंदर फ्लोरीन या फ्लोरिडो F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस अपने लोन पेयर डोनेट करके और 6 उपसैचुरेट बंधों का निर्माण करता है। अब ज्योमेट्री हमारे पास में अष्टफलकीय होगी, ज्योमेट्री हमारे पास में क्या होगी, अष्टफलकीय ही होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, केवल यहाँ पे जो संकरण है F F F F F F, ये हमारे पास में इसकी संरचना हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें हमारे पास में संकरण कौन सा है। संकरण हमारे पास में क्या है, sp3d2 sp3d2 संकरण है। इसकी ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति वही अष्टफलकीय होगी, वही ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। बॉन्ड एंगल है वो भी यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चुंबकीय गुणधर्म, अब यहाँ पे एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय। कैसा होता है वो, अनुचुंबकीय होता है। आगे बात करें चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, चुंबकीय आघूर्ण में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अयुग्मित है तो म्यू का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.89 बोर मैग्नेटॉन हो सकता है। बाह्यतम डी कक्षक काम में आ रहा है तो बाह्यतम कक्षक संकुल, बाह्यतम कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हुए इनको समझेंगे, 2 एग्जाम्पल और लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।